Hello students, today we will start the first chapter of history, the modern period of class 8th. Introduction. History is the study of the change and the continuity in our past. It is about finding how things were in the past and how much they have changed in the present. हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो चेंजेस जो हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं और जो कंटिन्यूटी लगातार चला आया है हमारे पास्ट में, उसकी स्टडी को उसको पढ़ने को हम कहेंगे कि ये हिस्ट्री है, इतिहास है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ मच दे हैव चेंज इन द प्रेजेंट. तो हम इस तरह हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री में ये देखते हैं कि कैसे पास्ट में चीज़ें बदल गई एंड कितना ज़्यादा बदल गई और प्रेजेंट में कितना बदल चुकी हैं. We divide the history into the 3 period to categorize these changes. तो इन चेंजेस को, बदलाव को पढ़ने के लिए हमने हिस्ट्री को, इतिहास को 3 पार्ट में, 3 पीरियड्स में बांट रखा है. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एंशिएंट एंड द मिडीवल पीरियड. द 18th सेंचुरी इज जनरली टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. तो जो ये 18th सेंचुरी है, इसे हम कह सकते हैं हमारे इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ है, तो उसकी बिगिनिंग को हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द पीरियडेशन इन हिस्ट्री, सम मेजर डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया एज वेल एज द सोर्सेज फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हिस्ट्री का पीरियडेशन किया गया है और इस मॉडर्न पीरियड में पूरे विश्व में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, हमारे भारत में, इंडिया में कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, और साथ ही साथ हम उन सोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे हमें इस मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चला. Periodization in history. There was a time when the history was all about the account of the battle and the big event. अगर हम पहले की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम सिर्फ ये देखते थे कि कौन कौन से बैटल हुए, युद्ध हुए, कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं. इट वॉज अबाउट दी रूलर एंड देयर पॉलिसी. हम सिर्फ राजा, जो रूलर होता था, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते थे. हिस्टोरियन रोड अबाउट द ईयर व्हेन द किंग बिकेम द रूलर. और जो इतिहासकार होते थे वो हमें ये बताते थे कि रूलर, व्हेन द किंग बिकेम द रूलर, जो किंग्स हैं, राजा हैं, वो रूलर कब बने, कब वो मैरिड हुए, कब उनकी शादी हुई, उनके कितने बच्चे थे. व्हेन ही फॉट द वॉर, उन्होंने युद्ध कब लड़ा. व्हेन ही डाइड, वो कब मरे. एंड व्हेन हिज सक्सेसर असेंडेड द थ्रोन, और उनके मरने के बाद उनकी राजगद्दी को किसने संभाला. हिस्टोरियन टुडे डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट द रूलर एंड द इवेंट रिलेटेड टू देम, बट ऑल्सो अबाउट द इशूज रिगार्डिंग हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. लेकिन आज के अगर हम बात करते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो सिर्फ रूलर्स के बारे में ही बात नहीं करते हैं. वो बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं. जैसे कि पीपल्स, जो लोग होते थे, वो अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन कैसे चलाते थे. व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, किस चीज़ की खेती करते थे, क्या खाते थे. शहर कैसे डेवलप हुए, बड़े बड़े किंगडम्स कैसे आए. हाउ न्यू आइडियाज़ हैड स्प्रेड, जो नए नए आइडियाज़ हैं वो जगह जगह कैसे स्प्रेड हुए. हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, कैसे जो हमारा समाज है, हमारे कल्चर है, वो कैसे चेंज हुआ. वी फोकस नाउ नॉट ऑन द पर्टिकुलर इवेंट बट ऑन द सेट्स ऑफ इवेंट दैट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो हम किसी एक इवेंट के बारे में ही बात नहीं करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि समय में हुए हैं. History, ancient, medieval and modern. History can be divided into broad time period based on certain distinct characteristics. This is called periodization. तो जब हम हिस्ट्री को, इतिहास को समय के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, समय के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं periodization. जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर. जेम्स मिल जो थे वो एक अर्थशास्त्र जो पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स होते हैं उनको अर्थशास्त्र पढ़ने वाले को इकोनॉमिक्स कहते हैं. एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी. बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में. ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पीरियड. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री, उनको 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. अकॉर्डिंग टू मिल, उनके अनुसार, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया द कंट्री वॉज रूल्ड बाय द हिंदू एंड मुस्लिम ऑटोक्रेट्स. मिल के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार में, भारत में ब्रिटिशर के आने से पहले हमारे देश में जो रूल करने वाले राजा होते थे, या तो वो हिंदू होते थे या तो वो मुस्लिम होते थे. रिलीजियस इनटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड द सुपरस्टिशियस डोमिनेटेड द सोशल लाइफ इन इंडिया.
तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में जो थे वो ये सारी चीज़ें थी जो डोमिनेट कर रही थी। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता हो गई, धार्मिक बहुत सारे जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम या धार्मिक जो चीज़ें थी वो सब डोमिनेट कर रही थी हमारी सोसाइटी को। मिल felt that the British rule could civilize the India by introducing the British institution, laws and manner in the country. तो जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स का रूल हमारे देश में हो जाएगा तो हम भारतीय ज़्यादा सिविलाइज हो जाएंगे, और इन ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन, नियम कानून अगर हमारे देश में लागू होंगे तो हमारा देश बहुत और हमारे देशवासी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश रूल कुड ब्रिंग द इनलाइटमेंट एंड हेल्प द इंडिया टू प्रोग्रेस। तो उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स हैं, जो उनके आने की वजह से, उनके रूल की वजह से हमारे देश को एक नए तरीके की एनलाइटमेंट, एक नई तरीके की रोशनी मिल जाएगी और हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा, बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव आ जाएगा। हिस्टोरियन यूजली डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इंटू द एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड। हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा है, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। However, there are some problem observed with this division system. लेकिन इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। It is periodization borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of science, democracy, reason, liberty and equality. अगर हम इस periodization की बात करें तो ये periodization जो है वो हमने वेस्ट से बाहर से लिया हुआ है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, वहाँ पे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, लोगों को आज़ादी मिली, इक्वालिटी मिली, बराबरी का दर्जा मिला। मिडीवल वॉज यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर फीचर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट। और मिडीवल वो टाइम हम कह सकते हैं वो समाज को दर्शाता था जिसमें किसी भी तरीके से मॉडर्न सोसाइटी थी ही नहीं, उसके कोई भी फीचर जो थे मिडीवल टाइम में हमें देखने को नहीं मिले। In India, under the British rule, modern period, people did not have freedom, equality and liberty. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था, जिसे मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, उस समय में लोगों को किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं मिली थी, कोई भी बराबरी नहीं मिली थी। ऑल्सो देयर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम, और ना ही हमारा कोई आर्थिक डेवलपमेंट हुआ था, ना ही हमें कोई प्रोग्रेस मिली थी। मैनी हिस्टोरियन therefore refers to this period as colonial. इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार इस समय को कलोनियल पीरियड के नाम से भी बुलाते हैं। मेजर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं इस पीरियड में, तो इस पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी वो यूरोप में हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एगेरियन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है, ये एक वो प्रोसेस था, वो समय था जहाँ पे इंडस्ट्रीज में बहुत बदलाव आ गया था। अब इंडस्ट्रीज में किसी भी तरीके से हाथ से काम नहीं हो रहा था और कोई भी एगेरियन फार्मिंग, खेतीबाड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में मशीन्स आ चुकी थी। अलग अलग तरीके की मशीनों ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर। बहुत सारा एडवांस चेंजेस हो चुके थे अलग अलग फील्ड में, चाहे वो खेतीबाड़ी हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, माइनिंग हो, या फिर ट्रांसपोर्ट हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सामान को बनाना हो। It brought about changes in the social, economic, political and cultural life of the people. तो इस चेंज के आने की वजह से लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कल्चरल लाइफ में, जिंदगियों में बहुत सा बदलाव आया। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वॉज इन्फ्लुएंस इन वन और द अदर बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी, प्रभावित हो चुकी थी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। Following the Industrial Revolution, a competition arose among the various European countries to explore and build trade settlement that would provide the resources or raw material to support the industrial production and would also serve as market for their finished good. इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ये जो रेवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज, देशों के बीच में एक तरीके का कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन इस चीज़ का कि कैसे अलग अलग तरीके से नए नए तरीकों से
ट्रेड सेटलमेंट किया जा सके, नई नई जगहों को खोजा जा सके, रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सकता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैसे रॉ मटेरियल हासिल किया जाए, और जो नए तरीके के प्रोडक्ट फिनिश गुड बन रहे हैं उनके लिए मार्केट ढूंढना। तो इस तरीके के कंपटीशन जो है अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज पोर्टुगल, स्पेन, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी फाउंडेड द कॉलोनीज इन द मेनी पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज पोर्टुगल, स्पेन हो गई। तो इन यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी अपनी कॉलोनीज को एशिया और अफ्रीका जैसी जगहों पर बनाना स्टार्ट कर दिया। This race for capturing the new unexplored area resulted in the setting up of colony in the different part of the world by the European power. तो इस तरीके से एक तरीके की रेस स्टार्ट हो चुकी थी कि कैसे नए नए चीज़ों को कैप्चर करना है, नई चीज़ों के ऊपर कब्जा करना है, कैसे जिन एरियाज़ को अभी कोई ढूंढ नहीं पाया था उनको एक्सप्लोर करना है, उजागर करना है और अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनीज़ को बना लेना है। तो यूरोपियन पावर सब ये सारा काम कर रही थी। A colony was a term used for a region settled into or a country that was ruled by another powerful country. तो कॉलोनी हम कह सकते हैं एक ये वो शब्द है जिसका मतलब होता है उस रीजन के लिए यूज़ किया जाता है, उस जगह के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई एक पावरफुल कंट्री जो है आके सेटल होती है किसी भी दूसरी कंट्री में। तो कोई एक पावरफुल कंट्री एक कमज़ोर कंट्री में आती कंट्री एक थोड़ा सा उससे कम पावरफुल कंट्री के ऊपर कब्जा करती है, तो उस जिस रीजन पे वो कब्जा करती है उसे हम कॉलोनी कहते हैं। Imperialism was a process by which a country established its rule over the other country. Imperialism एक वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे कि कोई भी कंट्री जो है अपना रूल अपना लागू करती है, अपने रूल को स्टैब्लिश करती है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। An imperialistic country often imposed the policies to derive the maximum benefit at the expense of the colony. और जो इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज़ होती हैं उनका काम ही यही होता है कि वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाती हैं, फ़ायदा उठाती हैं, मैक्सिमम फ़ायदा उठाती हैं दूसरी कंट्रीज़ के खर्चे के ऊपर। द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनी वर यूज टू फुलफिल द इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री नीड। तो कॉलोनीज़ के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पर्पस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल पर्पस हो या मिलिट्री की नीड हो। व्हेन वन कंट्री डोमिनेट द अदर, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर राज्य करता है, इट लीड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज इन द डोमिनेटेड कंट्री। तो जिस देश के ऊपर राज्य किया जा रहा है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सोशल सामाजिक बदलाव। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट and exploitation of resources of a colony is refers to the colonization. तो जिस प्रोसेस से किसी भी देश में जाकर सेटलमेंट किया जाता है और उस देश के रिसोर्सेज को, संसाधनों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उस चीज़ को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एंड आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम। इन इंडिया द 18th सेंचुरी सॉ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर, हमारे देश ने देखा कि मुगल एम्पायर कैसे धीमे धीमे गिरा, एंड द एमर्जेंस ऑफ वेरियस रीजनल किंगडम, और कैसे अलग अलग तरीके से किंगडम्स जो हैं अलग अलग किंगडम्स सामने आए। द ब्रिटिश ग्रेजुअली गेन्ड अ फुट होल्ड इन आवर कंट्री, और उसी समय पे ब्रिटिशर्स ने भी हमारे देश में आना स्टार्ट किया। दे हैड कम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी एज अ ट्रेडर। ब्रिटिशर्स जो थे 17th सेंचुरी में ट्रेडर की तरह, व्यापारी की तरह हमारे देश में आए, एंड हैड सेटअप द ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज, और हमारे देश में आकर उन्होंने जगह जगह पे अपने व्यापारिक अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और जगह जगह पे अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। विद देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीत जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में पॉलिटिकल, राजनीतिक कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, हमारे देश को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पावर दिखाना स्टार्ट किया। दे ग्रेजुअली इन्वॉल्व फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ पॉलिटिकल पावर। धीमे धीमे ब्रिटिशर्स जो थे हमारे यहाँ आए तो थे ट्रेडिंग कंपनी की तरह एक व्यापार करने वाले, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुके थे। इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी, और इस तरीके से जो हमारा इंडिया है, हमारा जो भारत था, वो ब्रिटिश कॉलोनी में
तब्दील हो गया, बदल गया। She became a supplier of the raw material and a market for the Britain finished product. और इस तरीके से हमारा जो इंडिया था वो एक तरीके से सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का, कि हमारा जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियां थी वहाँ यूज़ हो रहा था, और जो ब्रिटेन का जो बना हुआ सामान होता था वो हमारे देश में बिकता था। लोकल इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन, और इस तरीके से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी, हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी वो धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगी, धीमे धीमे कमज़ोर होने लगी। इंडिया वॉज रेफर्ड टू एज द ज्वेल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, refers to the as jewel of British crown and as one of the most important part of British Empire। तो हम कह सकते हैं कि कैसे जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें हमारा जो भारत था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था। द ब्रिटिश यूनिफाइड द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के अलग अलग पार्ट को यूनिफाइड करने का भी काम किया। दे ब्रॉट द प्रिंसली स्टेट अंडर देयर कंट्रोल विच हैड इनिशियली रिजेक्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी। और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली राज्यों को, स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया जिन्होंने पहले ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश इंडिया रेफर्स टू द टेरिटरी कंट्रोल बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब होता था वो टेरिटरी, वो इलाके जो कि अब ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर रह के कंट्रोल कर रहे थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इससे 3 पार्ट में ब्रिटिशर्स ने बांट रखा था, वो था बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ब्रिटिशर्स ने अपना कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फैलाया, तो उसको उन्होंने 3 पार्ट में बांटा था। तो प्रेसिडेंसी इज अ मीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉयटेड बाय ब्रिटेन फॉर हर ओन एडवांटेज। और जो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो ब्रिटेन हमेशा एक्सप्लॉयट करता था, उसका शोषण करता था अपने फ़ायदे के लिए। देयर पॉलिसीज डिड नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल। ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की कोई भी जो पॉलिसीज़ होती थी वो हमारे इंडियन पीपल, हमारे लोगों के लिए नहीं होती थी। The British introduced the modernization only in the certain sphere and only till the extent that suited their need and interest। तो ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके का जो मॉडर्नाइजेशन था वो हर जगह पे नहीं किया था, और वो भी मॉडर्नाइजेशन जो था, आधुनिकता जो थी, वो सिर्फ वहाँ तक थी जहाँ तक उनके अपना एडवांटेज उनको मिलता था, जहाँ तक उनकी नीड पूरी हो रही थी। दिस बेनिफिटेड ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल एंड द रेस्ट रिमेन लार्जली डिसएडवांटेज। जिससे कि ये हुआ कि बहुत ही छोटे वर्ग के स्मॉल सेक्शन ऑफ लोगों को ही इसका फ़ायदा मिला, और एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे जो भारत का था वो किसी भी तरीके की सुविधा, किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं उठा पाया। सोर्सेज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। These sources include both administrative and non-administrative resources। इन सोर्सेज को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं, दूसरे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, सर्वे होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स करते थे। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज इंक्लूड बायोग्राफी, न्यूज़पेपर, राइटिंग, फिल्म, आर्किटेक्चरल सोर्सेज। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में हम न्यूज़पेपर को, अखबारों को, या फिर फिल्म को, या फिर किसी की आत्मकथा हो गई, या आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स हो गई, उनको हम इंक्लूड करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। द ब्रिटिश मेंटेन्ड मेट्रिकुलस रिटन रिकॉर्ड डिटेलिंग एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन एंड एग्रीमेंट। जो हमारे देश के जब ब्रिटिशर्स जो थे वो रिटन, लिखित रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे, प्लान को, पॉलिसीज़ को, हर तरीके की चीज़ों को, एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में मेंटेन करके रखते थे। Hence, a large number of government report, administrative record and survey are available to us। इसीलिए सरकारी बहुत सारी रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड जो हैं हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं, जिससे हमें जानकारी उस समय की मिलती है। These sources have been carefully preserved। इन सोर्सेज को बहुत ही संभाल के, प्रिजर्व करके, बचा के रखा गया। The British set up the record room। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इसके लिए रिकॉर्ड रूम्स बना के रखते थे।
जिसमें अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स को, पॉलिसीज, प्लान्स को रखा जाता था, जो कि ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का हिस्सा था। आर्चीव्स एंड द म्यूजियम वर ऑल्सो सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे म्यूजियम्स को भी इस्टेब्लिश किया गया था। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एंड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली आर लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन। तो ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है या नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में है, वो राष्ट्रपति भवन के पास में है। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन कोलकाता। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया को सबसे पहले कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 11 मार्च 1891 एज अ इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम पर इसको की तरह इस्टेब्लिश किया गया। Its main aim was to examine, transfer, arrange and catalog record to all the department under the British government. इसका काम, इस डिपार्टमेंट का ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट थे उसमें किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स को ट्रांसफ़र करना हो, अरेंज करना हो, देना हो, तो ये डिपार्टमेंट ये काम करता था। विद द ट्रांसफ़र ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया कोलकाता से न्यू दिल्ली, दिस इंस्टीट्यूशन वॉज ऑल्सो शिफ्टेड हियर इन 1921। तो ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया था जिसको कोलकाता में पहले बनाया गया था, तो अब ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1921 में, एंड इट्स करेंट बिल्डिंग इन 1921। In the early years of the 19th century, these records were carefully and beautifully copied and written by calligraphists. 19th सेंचुरी के शुरुआती सालों में इन रिकॉर्ड्स को बहुत ही सुंदर सुंदर लिखावट में लिखा जाता था कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं, निपुण होते हैं, बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखते हैं, उसमें निपुण होते हैं। However, by the middle of the 19th century, a number of copies of these records began to be printed. और 19th century के मिडिल तक आते आते इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट भी किया जाने लगा। From this vast corpus of official and administrative record, we do get a lot of information. However, it is important to remember that since there are official records, they only tell us about what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve. तो इन रिकॉर्ड्स से हमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये जो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे इनसे बहुत सारी जानकारी तो मिल रही थी, लेकिन हमको ये भी याद रखना होगा कि ये बस ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। ये हमें ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे और वो किस चीज़ को प्रिजर्व करके बचा के रखना चाहते थे। These records do not give us information about what the common people in the country felt about the actions of the official or the governments. तो ये रिकॉर्ड्स हमको किसी भी तरीके की ऐसी जानकारी नहीं देते हैं कि उस समय के जो लोग होते थे हमारे देश के, वो क्या फील करते थे, उन्हें कैसा लगता था, कोई भी जो गवर्नमेंट एक्शन लेती थी तो उन्हें कैसा लगता था, इस तरह की कोई भी जानकारी ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं देते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट अंडर द ब्रिटिश। सर्वे करने का जो प्रैक्टिस था वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में बहुत ही कॉमन था। They believed that the effective administration was only possible if the country has been comprehensively surveyed. उनका ऐसा मानना था कि हम अच्छे से देश में तभी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब हमारे पास हर तरीके का सर्वे होगा। By the early of 19th century detailed revenue survey, और इसके लिए जो ब्रिटिशर्स होते थे अलग अलग तरीके के सर्वे कराते थे, जैसे कि बोटानिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। The aim of these survey was to gain the knowledge about the flora and fauna, the topography, the soil quality, the local history and the cropping pattern. इस सर्वे का उद्देश्य ये होता था ताकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अलग अलग तरीके की जानकारी को हासिल कर सकें कि हमारे देश का जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, हमारे देश की टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर हमारे देश का कैसा है, हमारे देश की ज़मीन कैसी है, हमारे देश की मिट्टी कैसी है, और हमारे देश का लोकल इतिहास क्या है, हमारे यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते सेंसस सर्वे स्टार्टेड भी कराया गया, जो कि हर 10 साल में होता था। दे गिव द डिटेल रिकॉर्ड एंड द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो सेंसस सर्वे जो है इससे हमें डिटेल जानकारी मिलती थी। इसमें ये रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे कि कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल जो है इंडिया में अलग अलग जगहों पे रहते हैं और उनका धर्म क्या है, उनकी कास्ट क्या है, जाति क्या है, उनका काम क्या है। मैपिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे।
इन सर्वे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैपिंग भी था। द ब्रिटिश हैड अ नंबर ऑफ मैप मेड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग तरीके के मैप जो हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते थे। फॉर दिस, इसके लिए ब्रिटिशर्स हैड सेट अप द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग, जिसका काम होता था कि वो हमारे देश के अलग अलग तरीके की मैप की जानकारी, सर्वे की जानकारी रखती थी। सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैम्पस्टन सर्वेड द इंडिया। सर जॉर्ज एवरेस्ट और विलियम लैम्पस्टन ने इंडिया को सर्वे किया, उसकी अलग अलग जाके चीज़ों को सर्वे किया एंड क्रिएटेड द इलेबोरेट सर्वे मैप एंड टोपोग्राफिकल शीट। और इंडिया का भ्रमण करते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके के सर्वे मैप बनाए और टोपोग्राफिकल शीट बनाई, जिससे हमारे देश की टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। द कंडीशन ऑफ अवर कंट्री एंड द सोसाइटी एट दैट टाइम इज रिफ्लेक्टेड इन द वर्क। हमारे देश का क्या कंडीशन था, क्या हालात था, हमारे समाज के क्या हालात थे, उस समय की चीज़ों को अलग अलग तरीके के काम में देखा जा सकता है। अदर देन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड को छोड़ दें तो अलग अलग तरीके के कामों में लोगों की हालात और समाज के हालात के बारे में जानकारी हमें मिलती है। फॉर दिस वी कैन स्टडी द डायरी, अकाउंट, ऑटोबायोग्राफी, बुक एंड पॉपुलर बुकलेट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड द अदर पीपल। इसके लिए हम उस ज़माने के जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी होती थी उनकी डायरियाँ पढ़ सकते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ सकते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ सकते थे। उससे हमें जानकारी मिलती है उस समय की। Information of that time can be found from the many newspaper that began to be printed with the advent of printing in India. साथ ही साथ उस समय की जानकारी हमें उस ज़माने के न्यूज़पेपर, अखबारों से भी मिल सकती है। जिस समय प्रिंटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई उस ज़माने के न्यूज़पेपर से मिलती है। इसमें कार्टून्स हो गए, न्यूज़ हो गई, या फिर लेटर्स हो गए। These give an insight into the public and the popular opinion of those time. उस ज़माने के लोगों की क्या राय होती थी, लोगों का क्या इंसाइट होता था, लोग क्या सोचते थे, उसकी जानकारी हमें मिलती है। वी फाइंड लिटरेचर फ्रॉम लीडर्स एंड द रिफॉर्मर्स स्प्रेडिंग देयर आइडियाज। साथ ही साथ जो लिटरेचर है उस ज़माने के लोग, जो बुक्स लिटरेचर लिखी जाती थी, उस ज़माने के जो लीडर्स होते थे, जो हमारे रिफॉर्मर्स होते थे, समाज को बदलने वाले, उनके आइडियाज़, उनके विचार, उनके द्वारा लिखी गई पोएम, उनके द्वारा लिखे गए नॉवल, उनके विचार व्यक्त वो कैसे कर रहे थे, तो उस ज़माने की लिटरेचर को पढ़ के भी इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। दे रोट इन द इंग्लिश एज वेल एज इन द वर्निकुलर लैंग्वेजेस। वो इंग्लिश में भी लिखते थे, साथ ही साथ मातृभाषा में भी लिखते थे। ऑल दीज सोर्सेज वर रिटन बाय दोज हु वर लिटरेट। और ज़्यादातर बुक्स वही लिखते थे या इस तरह की चीज़ें वही लिखते थे जो पढ़े लिखे होते थे। We derive the information about the condition of the common people, peasants, tribal, through the oral sources such as folk song, ballad and legends. साथ ही साथ उस ज़माने की इंफॉर्मेशन और उस ज़माने के लोगों की, आम नागरिक की क्या कंडीशन होती थी, उस ज़माने के जो फार्मर्स होते थे, ट्राइबल पीपल होते थे, जंगली जनजाति के जो लोग होते थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमें ओरल सोर्सेस से मिलती है। मतलब जो जैसे कि गाने हो गए, बलाड्स हो गए। Contact with the Western world resulted in an acceptance of the Western thought on the one hand. जब हमारा कांटेक्ट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से हुआ, तो उस वेस्टर्न वर्ल्ड के जो थॉट्स होते थे, विचार होते थे, वो भी एक तरीके से हमारे देश में आए। एंड रिजेक्शन ऑफ इट्स ऑन द अदर हैंड। साथ ही साथ कुछ लोगों ने उस ज़माने के वेस्टर्न वर्ल्ड के थॉट्स को अपोज भी किया, रिजेक्ट किया। कुछ लोगों ने वेस्टर्न थॉट्स को एक्सेप्ट किया तो कुछ लोगों ने वेस्टर्न थॉट्स को अपोज किया। नेशनलिस्टिक, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्टिक। नेशनलिस्टिक का मतलब हो गया एक तरीके का कोई भी वो इंसान जो किसी भी तरीके का सामाजिक या फिर पॉलिटिकल चेंज लाता है, या फिर नेशनलिस्टिक मतलब एक तरीके का जो हमारे देश के लिए जो लड़ते हैं, और रिफॉर्मिस्ट मतलब जो हमारे देश में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल या सोशल बदलाव चाहते हैं। और रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है जो किसी एक वन हु बिलीव एंड प्रमोट रिलीजियस राइवल्स, जो किसी भी तरीके के धार्मिक चेंजेस लाते हैं।
फाउंड इन इट्स ओन थिंकिंग फाउंड इट वे इनटू इंडियन लिटरेचर। तो उन्होंने इंडियन लिटरेचर के सहारे जो है अपने विचारों को व्यक्त किया। These works succeeded in instilling nationalistic fervor in the minds of the people, a sentimental yearning for the Indian past, glory, and induce in them a desire for social reform. तो इनके द्वारा जो इनके द्वारा ये जो काम लिखे गए हुए काम थे या जो भी काम ये कर रहे थे, इससे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लोगों के अंदर अपने देश के नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, भावनाएं जागी, लोगों के सेंटिमेंट्स जागे और लोगों को समझ में आया कि इंडिया का जो इतिहास था, जो पास्ट था, वो कितना ग्लोरीफाइड था, कितना अच्छा था। और लोगों के अंदर एक तरीके का एक डिज़ायर जागी, एक भावना जागी कि अब सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। A large number of the patriotic poem and the songs were written in different languages which bemoaned the plight of the country under the British rule. बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की देश के ऊपर कविताएं लिखी गई, गाने लिखे गए और अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, जिससे कि हमारे देश की जो क्या हालत थी ब्रिटिश रूल के अंदर, उसके बारे में पता चलता है। दादा भाई नौरोजी in his book Poverty and the Un-British Rule in India talk about the drain of the wealth from the India to Britain. दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने इस किताब में ये इस चीज़ के बारे में बात करी कि कैसे जो ब्रिटेन में हमारे भारत की जितनी भी जो वेल्थ है, जो भी पैसा है, वो कैसे जा रहा है ब्रिटेन में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदमठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब आनंदमठ और नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्रा, और दीन बंधु मित्रू की नील दर्पण ने ये डिस्कस द ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द ग्रोइंग सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन द कंट्री। उन्होंने अपनी अपनी किताबों में लोगों के जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, कैसे जागृत हो रही हैं अपने देश के प्रति और ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाना चाहिए और देश में नेशनलिज्म कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसके बारे में अपने किताबों में लिखा। द राइटिंग ऑफ राजा राम मोहन रॉय, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, E.V. रामास्वामी नायकर discuss the social evil that were prevalent in our country and the need for the social reform. यहाँ तक कि राजा राम मोहन रॉय, B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी नायकर और ज्योतिराव फुले की जो थे, इन्होंने हमारे देश में चल रही जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, उनके बारे में लिखा कि हमारे देश को एक सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज द क्लासिक एंड प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड कल्चर। जवाहरलाल नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमें हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की फिलॉसफी, हमारे देश का कल्चर, इसकी जानकारी मिलती है। द हिंद स्वराज बाय द महात्मा गांधी टॉक अबाउट द टॉपिक सच एज स्वराज, सेल्फ रूल बाय फॉर इंडिया एंड हाउ इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज, सेल्फ रूल जैसे टॉपिक, विषयों के बारे में बात करी और उन्होंने अपनी किताब में ये भी समझाया कि कैसे जो इंडिया है ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। बिसाइड दिस, इसके अलावा बहुत तरीके के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम उस समय की जानकारी हासिल करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफ हो गई, फिल्म्स हो गई या एडवर्टीजमेंट्स हो गए, रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी और बहुत फेमस पर्सनालिटी जो भाषण देती थी या जो गाने होते थे उस ज़माने के। आर्किटेक्चरल सोर्सेज का मतलब हो गया जो उस समय की जो बिल्डिंग्स होती थी उनसे भी हमें उस समय की पीरियड की जानकारी मिलती है, सच एज India Gate, Rashtrapati Bhavan, Parliamentary House are also important as they give us insight into the involving the style of art and the architecture in this period. तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो आपके उस ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम में कौन सी आर्ट का स्टाइल चलता था और किस तरीके के आर्किटेक्चर उस समय में होता था। Here the chapter is finished and in next video I will come with the new chapter. Thank you.